नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कल और परसों संवाद करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने नियंत्रण क्षेत्र में कोविड-19 की तेजी से जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के साथ आरटी-पीसीआर टेस्ट के उपयोग की सिफारिश की। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि वो इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मियों को तत्काल उच्चायोग को सौंपे। और रेलवे ने 4000 से अधिक श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से 60 लाख से ज्यादा प्रवासियों को उनके गृह राज्य पहुंचाया। समाचार संध्या में अपने सहयोगी अलका सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल और बुधवार को दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री कल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुदुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा, नगर हवेली और दमन और दीव, सिक्किम और लक्षद्वीप के मुख्यमंत्रियों से और बुधवार को 15 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने इस महीने की 13 तारीख को गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सहित अन्य वरिष्ठ मंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की थी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एनडीए सरकार दिल्ली में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड की स्थिति पर दिल्ली के सभी राजनीतिक दलों की बैठक में उन्होंने ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि इस महामारी से लड़ाई में प्रत्येक व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट है। गृह मंत्री ने कल की बैठक के महत्वपूर्ण फैसलों की भी जानकारी दी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से ये सुनिश्चित करने की अपील की कि इन फैसलों को व्यवहारिक रूप से धरातल पर पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया कि लोगों के हित में दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर काम करें। श्री शाह ने कहा कि राजनीतिक एकता जनता का भरोसा बढ़ाएगी और राजधानी में महामारी की स्थिति में सुधार होगा। गृह मंत्री ने कहा कि नई तकनीकों के माध्यम से कोविड जांच की क्षमता बढ़ाई गई है। बैठक में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने कोविड-19 के संबंध में अपने अपने सुझाव रखे। उन्होंने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली के 3 नगर निगमों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस बीच गृह मंत्री आज दिल्ली सरकार के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल का जायजा लेने के बाद अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक शामिल थे। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कोविड-19 की जांच के लिए नियंत्रण क्षेत्र और स्वास्थ्य केंद्रों में आरटी-पीसीआर टेस्ट के साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट के उपयोग की सिफारिश की है। इस किट से प्रयोगशाला में परीक्षण के बिना ही तेजी से जांच की जा सकेगी। रैपिड एंटीजन टेस्ट किट SARS-CoV-2 के विशिष्ट एंटीजन की गुणात्मक पहचान के लिए रैपिड क्रोमेटोग्राफिक इम्यूनो परीक्षण है। इसे दक्षिण कोरिया की कंपनी ने तैयार किया है। परिषद ने परामर्श दिया है कि कोविड-19 जांच में संदिग्ध व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि नहीं होने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ आरटी-पीसीआर टेस्ट भी किया जाना चाहिए ताकि संक्रमण की आशंका को पूरी तरह से खारिज किया जा सके। किसी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि होने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट से पुनः पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होती। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इस स्टैंडर्ड कोविड-19 परीक्षण किट के जरिए लोगों में कोरोना के लक्षण के पॉजिटिव या निगेटिव होने का पता जांच वाले जगह पर नमूने के रखने के 15 मिनट के बाद लगाया जा सकता है। जांच के बाद प्राप्त परिणाम को आंखों से देखा जा सकता है और इसके लिए किसी विशेष उपकरण की जरूरत नहीं होगी। जांच के बाद परिणाम आने में अधिकतम 30 मिनट भी लग सकता है। जांच करने के बाद इस किट को अलग हटा देना चाहिए। इस टेस्ट किट की अति विशिष्टता और अपेक्षाकृत कम संवेदनशीलता के कारण ICMR ने कंटेनमेंट जोन और स्वास्थ्य देखरेख केंद्रों में इसके इस्तेमाल की मंजूरी दी है। ICMR ने कहा है कि इस रैपिड डिटेक्शन टेस्ट की विशिष्टता बहुत ही अधिक है, जिसके कारण यह निगेटिव लक्षण का भी सही पता लगाने में सक्षम है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले की दर बढ़कर अब 51% से अधिक हो गई है। कोरोना संक्रमित करीब 1,70,000 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,419 लोग संक्रमण के बाद स्वस्थ हुए हैं। देश में इस समय लगभग 1,53,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 11,502 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर देश में संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 3,32,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 325 लोगों की मौत होने के साथ ही देश भर में मृतकों की संख्या 9,520 हो गई है। मृत्यु दर 2.86% हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के विभिन्न प्रयोगशालाओं में 1,15,000 से अधिक कोरोना जांच की गई है। अब तक कुल 57,74,000 से अधिक कोरोना जांच हो चुकी है। परिषद जांच की सुविधा लगातार बढ़ा रही है। इसके लिए और अधिक सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को जांच की अनुमति दी जा रही है। अब तक देश में कुल 901 प्रयोगशालाओं को इसकी अनुमति दी जा चुकी है, जिसमें 653 सरकारी और 248 निजी क्षेत्र के जांच केंद्र शामिल हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इन खबरों का खंडन किया है कि उसने कोविड-19 के देश में उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बारे में कोई अध्ययन किया है। इन खबरों में कहा गया था कि इस कथित अध्ययन के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमण नवंबर में अपने शीर्ष पर होगा। परिषद ने कहा कि ये समाचार पूरी तरह से भ्रामक और निराधार है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने ऑनलाइन अग्रिम भुगतान घोटालों और नकली सैनिटाइजर बनाने में मेथनॉल के उपयोग के बारे में इंटरपोल से मिली सूचना के आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस को अलर्ट जारी किया है। CBI ने कहा है कि इस तरह के घोटालों में PPE किट के विक्रेताओं और कोविड-19 से संबंधित अन्य सुरक्षा उपकरण आपूर्तिकर्ताओं के विक्रेताओं से संपर्क करने तथा ग्राहकों के साथ ऑनलाइन व्यापारिक लेन देन के उदाहरण शामिल हैं। CBI ने कहा है कि बैंक हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के बाद धोखाधड़ी करने वाले विक्रेता इन वस्तुओं का वितरण नहीं करते। CBI ने अन्य देशों में नुकसानदायक हैंड सैनिटाइजर तैयार करने में मेथनॉल के उपयोग के लिए इंटरपोल से प्राप्त जानकारी के आधार पर एक अलर्ट जारी किया है। अन्य देशों में भी ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां कोविड-19 महामारी के दौरान हैंड सैनिटाइजर की भारी मांग के कारण नकली हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए मेथनॉल के उपयोग का पता चला है। मेथनॉल मानव शरीर के लिए अत्यधिक विषाक्त और खतरनाक हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की अटकलें निराधार है। केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तमिलनाडु सरकार ने शुक्रवार से इस महीने के अंत तक चेन्नई और उसके आसपास के क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने कहा है कि दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक खुली रहेंगी। पूर्ण लॉकडाउन वाले क्षेत्रों में रहने वाले सभी राशन कार्ड धारक और वंचित परिवारों को 1-1 हजार रुपए की राहत राशि दी जाएगी। चेन्नई और इसके आसपास के जिलों में कोविड-19 संक्रमण के नए मामले बढ़ने के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। केरल में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आज कोविड-19 के 82 नए मामले सामने आए, जबकि एक की मृत्यु हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संघर्ष जारी रखने के साथ ही राज्य सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सरकार ने अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर तथा भारत के 12 वैश्विक निगमों के साथ समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर किए।
महाराष्ट्र में निवेश करने वाली कुछ प्रमुख कंपनियों में ग्रेट वॉल मोटर्स कंपनी, एपीआई मोटर्स, यूनाइटेड फास्फोरस और एक्सॉन मोबाइल शामिल हैं। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने आज सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सक्षम सेवाओं, ऑटोमोबाइल, रसायन, तेल और पेट्रोलियम तथा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों के विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लिए करीब 16,100 करोड़ रुपयों के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राज्य के उद्योग विभाग ने सूचित किया है कि इन परियोजनाओं के लिए लगभग 40,000 एकड़ भूमि आरक्षित की गई है। समझौते के अनुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास करेगा ताकि ये कंपनियां जल्द से जल्द उत्पादन शुरू कर सकें। राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा है कि राज्य में एक श्रम ब्यूरो की स्थापना की जाएगी, जिससे स्थानीय युवकों को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी बीच राज्य सरकार ने शिक्षा और स्कूलों से जुड़े दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी स्कूलों को पहले कुछ महीनों के लिए छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा गया है। राज्य के उन जगहों पर जहां पिछले 1 महीने से एक भी कोविड मामला दर्ज नहीं किया गया है, वह जुलाई से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए स्कूल शुरू कर सकते हैं। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड के कारण स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। स्नातक परीक्षाएं 29 जून से 31 जुलाई और स्नातकोत्तर परीक्षाएं कल से 31 जुलाई तक होनी थीं। ये दोनों परीक्षाएं राज्य उच्चतर और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाती हैं। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में कोविड-19 के फैलाव को रोकने में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में कोविड-19 के सभी मापदंडों में काफी सुधार हुआ है। अब सक्रिय मामले घटकर केवल 2,666 रह गए हैं। वहीं राज्य में संक्रमित मामलों के दोगुना होने का समय भी 34.1 दिन हो गया है, जबकि रिकवरी दर भी बढ़कर 71.1% हो गई है। रिकवरी दर के मामले में राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में अब तक कोविड-19 के 10,802 मामले सामने आए हैं और 459 लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हुई है। एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि देश में कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित 15 शहरों में प्रदेश का इंदौर 7वें स्थान पर है, लेकिन राजधानी भोपाल अब इस सूची में नहीं है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। रेलवे ने 4,450 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के माध्यम से 60 लाख से अधिक लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाया। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि अधिकतर प्रवासी श्रमिक अपने गृह राज्य पहुंच गए हैं। अब बहुत कम श्रमिक हैं जिन्हें उनके गृह राज्य भेजा जाना है। श्री यादव ने कहा कि रेलवे राज्य सरकारों के साथ सहयोग कर रही है। शेष श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजने के लिए मुख्य सचिवों को पत्र लिखा गया है। उन्होंने कहा कि रेलवे अब तक राज्यों की मांग और आग्रह के अनुसार पूरी व्यवस्था करने में सफल रही है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि 5,231 डब्बों को कोविड-19 कोच केयर सेंटर में बदला गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 रोगियों के लिए दिल्ली में रेलवे के 50 कोच उपलब्ध कराए गए हैं। जम्मू कश्मीर में झारखंड से एक विशेष रेलगाड़ी 1,648 प्रवासी श्रमिकों को लेकर आज ऊधमपुर पहुंची। इन श्रमिकों को प्रतिष्ठित सीमा सड़क संगठन की परियोजनाओं विजयक और हिमांक में लगाया जाएगा, जो लेह लद्दाख और भारत चीन सीमा से लगे अन्य क्षेत्रों में शुरू की जा रही है। इन श्रमिकों की कोरोना जांच के बाद सड़क मार्ग से ऊधमपुर रेलवे स्टेशन से उन्हें लद्दाख के लिए रवाना किया गया। श्रमिकों की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के बाद झारखंड के दुमका और आसपास के क्षेत्रों से कुछ और रेलगाड़ियां चलाए जाने का कार्यक्रम है। झारखंड के लगभग 11,000 श्रमिकों को लद्दाख में सीमा सड़क संगठन के कार्यों में लगाया जाएगा। ऐसी ही कई और रेलगाड़ियां इस महीने और जुलाई में झारखंड से ऊधमपुर के लिए चलाई जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर की सफाई ना भूलना, हाथों को धोना मत भूलना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान।
आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कल और परसों संवाद करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने नियंत्रण क्षेत्र में कोविड-19 की तेजी से जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के साथ आरटी-पीसीआर टेस्ट के उपयोग की सिफारिश की। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मियों को तत्काल उच्चायोग को सौंपे। और रेलवे ने 4000 से अधिक श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से 60 लाख से ज्यादा प्रवासियों को उनके गृह राज्य पहुंचाया। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मियों को तत्काल इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग को सौंपे। दिल्ली में पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को आज विदेश मंत्रालय में बुलाकर इस मामले में आपत्ति पत्र सौंपा गया। पाकिस्तानी मीडिया की खबरों के अनुसार भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मियों की गिरफ्तारी की गई। सूत्रों ने बताया कि आपत्ति पत्र में भारत ने गिरफ्तार कर्मियों से किसी प्रकार की पूछताछ न करने और उन्हें परेशान नहीं करने को कहा है। राजनयिक कर्मियों की रक्षा और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना ने अग्रिम इलाकों में अकारण गोलीबारी कर आज एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि दिन में करीब 2:30 बजे सुंदरबनी सेक्टर में सीमा पार से छोटे हथियारों से गोलीबारी और मोर्टार से गोले दागे गए। हालांकि भारतीय इलाके में किसी तरह के जानमाल की नुकसान की खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान बौखलाहट में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को जिंदा रखना चाहता है और प्रशिक्षित आतंकवादियों को भारतीय क्षेत्र में भेजने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बलों ने कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के शीर्ष सरगनाओं का सफाया करके उनके खिलाफ जबरदस्त सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि संघर्ष विराम का लगातार उल्लंघन करने का उद्देश्य पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादियों को भारतीय क्षेत्र में भेजना है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच ब्रिगेड कमांडर और कमांडिंग अफसर स्तर की बातचीत चल रही है। ये वार्ता गलवान घाटी के नजदीक PP-14 और हॉट स्प्रिंग के PP-17 क्षेत्र में हो रही है। 6 जून को दोनों देशों के सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता के बाद भारत और चीन के बीच वार्ताओं का दौर जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि लिपुलेख में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई सड़क पूरी तरह से भारतीय क्षेत्र में है। आज उत्तराखंड के भाजपा कार्यकर्ताओं की एक वर्चुअल रैली में उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है और दुनिया की कोई ताकत इसे तोड़ नहीं सकती। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। यदि यह रोड बनने के कारण कोई गलतफहमी नेपाल के लोगों में यदि पैदा हुई है तो मैं समझता हूं कि उसका समाधान हम लोग मिल बैठ कर निकालें। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, भारत में रहने वाले लोगों के मन में कभी भी नेपाल को लेकर किसी प्रकार की कटुता पैदा हो ही नहीं सकती। इतना गहरा संबंध हमारे नेपाल के साथ है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सड़क से कैलाश मानसरोवर यात्रा की दूरी काफी कम हुई है। भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद के बीच हाल ही में नेपाल को बातचीत का प्रस्ताव दिया था, लेकिन नेपाल ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। सूत्रों ने बताया है कि अब बातचीत के लिए सकारात्मक माहौल बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की जिम्मेदारी नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और उनकी सरकार पर है। सूत्रों ने नेपाल के इस दावे का खंडन किया है कि भारत ने सीमा मुद्दे पर वार्ता के नेपाल के प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा नेपाल के साथ सकारात्मक बातचीत की है और अभी हाल ही में वहां के निचले सदन में संशोधन विधेयक पारित होने से पहले बातचीत की थी। ये स्पष्ट है कि नेपाल का नया मानचित्र राजनीतिक लाभ उठाने का हथकंडा है, क्योंकि इसमें न तो तथ्यों का ध्यान रखा गया है और न सबूतों का। सूत्रों ने नेपाल के नए नक्शे को सीमा मुद्दे का राजनीतिकरण करने का प्रयास बताया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए विश्वसनीय प्रतिभा और दक्षता का स्रोत है। नई दिल्ली में प्रवासियों के संरक्षकों के 3रे वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि विश्व के साथ भारत के संबंधों का सार मानव संसाधन है।
विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार का जोर प्रवासियों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और कल्याण उपाय करने पर है। Many of our workers who after long years of service abroad return with advanced skills and abilities could contribute to India's development. In fact, we are engaged in such data capture and mapping as an accompanying element of the Vande Bharat mission that is currently underway. MEA has facilitated data flows to NSDC to develop Swadesh, a database for skilled workers. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर विचार किया गया। उन्होंने इस कठिन समय में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को निर्बाध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर बल दिया। वित्त मंत्री ने पिछले सप्ताह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक की थी। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा संकट में फंसे अन्य कंपनियों को बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत अब तक 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण राशि मंजूर की जा चुकी है। कार्मिक जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जन शिकायतों के बारे में फीडबैक कॉल सेंटरों का उद्घाटन किया। उन्होंने ऐसे नागरिकों से बात की जिनकी शिकायतों का समाधान कोविड-19 राष्ट्रीय जन शिकायत निगरानी के जरिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने अब तक कोविड-19 संबंधी 1 लाख जन शिकायतों का समाधान करने के लिए प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार को आम आदमी की समस्याओं को दूर करने के प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग ने बीएसएनएल के सहयोग से ये फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने पंजाब के फिरोजपुर में दिव्यांगजनों के लिए उपयोगी उपकरणों के वितरण के लिए पहले वर्चुअल शिविर का आज शुभारंभ किया। इस अवसर पर 962 दिव्यांग लाभार्थियों के बीच 1 करोड़ 50 लाख रुपए के सहायक उपकरण वितरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। हमारे जुनून की उड़ान आसमान से ऊंची है, हमारे इरादों की मजबूती चट्टानों से भी मजबूत है और हम सिर्फ नौकरी नहीं करते, हम सुरक्षा करते हैं देश की। हम हैं भारतीय वायुसेना और आपके पास है मौका हम में से एक बनने का। भारतीय वायुसेना में भर्ती 15 जून 2020 से प्रारंभ। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए careerindianairforce.cdac.in पर लॉगिन करें। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय भाग लेंगे। इसे रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता फोन नंबर 011-2331-4444 और 1800-115767 पर कॉल कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के एनेस्थीसियोलॉजी विभाग के डॉक्टर एस राजेश्वरी ने लोगों को घर में रहने और हाथों को साफ रखने की सलाह दी है। We have seen that there is a severe shortage of ICU facilities in the most developed of countries. And in order that we do not face the same calamity in our country, it is vital that we do not stress the health system by becoming more sick and bringing more patients. And for this, I urge that you must stay at home and must maintain hand hygiene to reduce the number of patients coming into the hospital. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के लैब मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर पूर्वा माथुर ने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए उचित सामाजिक दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। The coronavirus spreads by droplets when a person coughs or sneezes. These droplets do not travel beyond 1 meter, and that is why it's important to maintain social distancing. जाने माने फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन ने लोगों से सुरक्षित दूरी के नियमों का पालन करने और कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सभी जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। कोरोना वायरस एक ऐसी सच्चाई है जो जोरों से फैल रही है।
इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हमें इसका सामना करना है और सामना करने के लिए कुछ कदम हैं जो हम उठा सकते हैं, जो इस महामारी को रोक सकती हैं। सबसे पहला कदम है साबुन से अपने हाथों को धोएं हर 1 घंटे पे। ये बहुत ही एक आसान रास्ता है इस महामारी को रोकने का, प्लीज कीजिए। दूसरा कदम है सोशल डिस्टेंसिंग का। एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर रहें। आइए थोड़ा जिम्मेदार बनते हैं। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा की है। मतदान 6 जुलाई को होगा। वोटों की गिनती उसी दिन की जाएगी। चुनाव की अधिसूचना इस महीने की 18 तारीख को जारी होगी। राज्य सरकार में मंत्री अशोक चौधरी सहित विधान परिषद के 9 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। घरेलू शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख रहा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 552 अंक लुढ़क कर 33,229 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 159 अंक फिसलकर 9,814 पर आ गया। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 19 पैसे कमजोर होकर $1 की तुलना में 6 सप्ताह के निचले स्तर $76.03 पर आ गया और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम $38 प्रति बैरल के आसपास रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। कोविड महामारी को देखते हुए इस वर्ष योग दिवस पर किसी सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा और योग दिवस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा। आयुष मंत्री श्रीपद यसो नायक ने इस वर्ष घर में ही योग दिवस में भागीदारी की अपील की है। आयुष मंत्री ने लोगों से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता मेरा जीवन मेरा योग में भाग लेने का आग्रह किया है। गुजरात में दक्षिण पश्चिम मानसून आज कांडला तट और अहमदाबाद में प्रवेश कर गया। मौसम कार्यालय के अनुसार मानसून सौराष्ट्र के सभी जिलों, दक्षिण गुजरात और उत्तरी गुजरात के कुछ भागों में पहुंच गया है। हमारी संवाददाता ने बताया कि गिर सोमनाथ के कुछ हिस्सों, अमरेली, जूनागढ़, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट जिलों में आज सामान्य वर्षा हुई। अब तक राज्य के 33 जिलों में से लगभग 26 जिलों में दक्षिणी पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है। उत्तर गुजरात में अहमदाबाद, दाहोद, खेड़ा, आणंद और पंचमहाल में अब तक मानसून की बारिश दर्ज की गई है। कच्छ के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। भारी वर्षा के चलते सौराष्ट्र में कई बांध और नदियां पानी से लबालब हो गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक पूरे राज्य में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ हिस्सों में आंधी तूफान के साथ भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने मछुआरों को कल से 5 दिनों के लिए दक्षिण गुजरात के समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने का अनुमान है। चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम और अधिकतम तापमान 30 और 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की आशा है। कोलकाता में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। देहरादून में तापमान 24 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। हैदराबाद में तापमान 25 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गिलगित में आसमान साफ रहेगा और दोपहर या शाम तक आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। तापमान 15 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। गुवाहाटी में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। सामान्य बारिश होने का अनुमान है। समाचार कक्ष से दीपिका शर्मा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से कल और परसों संवाद करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने नियंत्रण क्षेत्र में कोविड-19 की तेजी से जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के साथ आरटी-पीसीआर टेस्ट के उपयोग की सिफारिश की। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग के 2 कर्मियों को तत्काल उच्चायोग को सौंपे।
और रेलवे ने 4000 से अधिक श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से 60 लाख से ज्यादा प्रवासियों को उनके गृह राज्य पहुंचाया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।